ચર્ચા કરવા અમારા સ્ટુડિયોમાં બે મહેમાનોને અમે આમંત્રિત કર્યા છે, જેમાંના એક મહેમાન છે સંદેશ મુંદ્રા કે જેઓ ચાર્ટર એકાઉન્ટન્ટ છે અને ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસના એક્સપર્ટ છે. સંદેશજી, આપનું સ્વાગત છે. નમસ્કાર. અને દર્શક મિત્રો, અમારા બીજા મહેમાન છે આરતીબેન શાહ. આરતીબેન શાહ મનુભાઈ એન્ડ કંપનીના ટેક્સ પાર્ટનર છે અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે. આરતીબેન, આપનું પણ સ્વાગત છે. સંદેશજી, આપ શું કહેશો કે તમારા મતે કેવું રહ્યું बजट? मेरे ख्याल से ओवर जो लास्ट 3-4 साल हम देखते हैं, हर साल बजट में इतने ज्यादा चेंजेस फाइनेंस मिनिस्टर्स लेके आए हैं. बिल्कुल. तो एज ए कंसल्टेंट हमें ऐसा लगने लगा है कि भाई हर बजट में बहुत सारे टैक्स के प्रोविजंस आएंगे, कुछ नए चेंजेस आएंगे. तो उसी आशा से हमने ये बजट जब 11 बजे अपना टीवी चालू किया, अच्छा, तो पता चला कि टैक्स से रिलेटेड तो ज्यादा कुछ बजट में है नहीं. काफी एसोसिएशंस, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सबने बड़ी बड़ी डिमांड लिस्ट फाइनेंस मिनिस्टर को भेजी थी, ये सोच के कि भाई इसमें से 5% तो डिमांड वो एक्सेप्ट करेंगे. लेकिन जब फाइनेंस मिनिस्टर ने बोलना चालू किया, अच्छा, तो बड़ी बड़ी बातें थी. अच्छा, पॉपुलिज्म की स्कीम्स थी जहां पे मास स्केल पे लोगों को प्रभावित करने की कोशिश थी. बट एज सच हमारी कोई डिमांड नहीं मानी गई. अच्छा, तो उन्होंने एकदम सिंपल बजट दिया है. और ये भी उन्होंने बोला था कि वो नहीं चाहते हैं कि हर साल टैक्स में बहुत ज्यादा चेंजेस आए. अच्छा, ताकि आम आदमी उसे कभी समझ ही नहीं पाए. तो ये ऐसा साल रहा है कि इसमें एक स्टेबल टैक्सेशन आगे जा रहा है. बिल्कुल, एक स्टेबल टैक्सेशन રહે છે. જે રીતના 2000 રૂપિયાની લાણીની વાત થઈ રહી છે, એ લાણી પાછળ સરકારને 3600 કરોડનું નુકસાન થવાનું છે, એવી પણ ક્યાંક વાતો હતી. પણ પાછળ એની ભરપાઈ જે છે એ 1 કરોડથી વધારે જે લોકો આવક છે તેમની ઉપર સરચાર્જ નાખવામાં આવ્યો છે. करेक्ट. तो आज बाबत है, आनी व्याख्या તમે કેવી રીતે કરી શકશો? जब बजट की चर्चा चल रही थी, एक चीज बहुत क्लियर थी कि गवर्नमेंट को इस बार अपने रेवेन्यूज बढ़ाने हैं. अगर रेवेन्यूज बढ़ाने हैं तो आम जनता से पैसे नहीं लिए जा सकते थे. हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को टारगेट करने की बात पता थी सबको. अच्छा. और फाइनेंस मिनिस्टर ने वही चीज की है. 1 करोड़ से ऊपर कमाने वाले जितने भी लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उन पे 10% सरचार्ज लेवी किया है. तो अगर वो पहले 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख टैक्स भरते थे, तो अब 10% और उन्हें टैक्स भरना पड़ेगा. अच्छा. और कॉर्पोरेट्स की अगर बात की जाए तो 10 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले कॉर्पोरेट्स को, अच्छा, उन्होंने सरचार्ज बढ़ा दिया है. जो पहले 5% था उसे 10% कर दिया है. अच्छा. बट एक चीज इसमें ये चीज समझ में नहीं आई कि जो कॉर्पोरेट्स 10 करोड़ तक कमाते हैं, उनका क्या किया जाए. इंडिविजुअल्स को 1 करोड़ तक टारगेट कर लिया, 1 करोड़ से ऊपर सबको ले लिया. कॉर्पोरेट्स की लिमिट 10 से चालू की. अच्छा. तो अब एक ये इंसेंटिव हो जाएगा इंडिविजुअल्स के लिए. अच्छा. कि चलो हम अपना इंडिविजुअल बिजनेस छोड़ के कॉर्पोरेट फॉर्म में ऑपरेट करते हैं. अच्छा. 10 करोड़ तक हमें सरचार्ज नहीं आएगा. ऐसा देखने आरतीबेन कही शकाय घणा બધા છીંડા एसटीटी અને सीसीटी ની જે વાત થઈ, एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से वापस ले लिया, क्योंकि उसमें तो रेट घटा दिया उन्होंने, जिसमें रेट नहीं था उसमें रेट डाल दिया. मेरे ख्याल से हर फाइनेंस मिनिस्टर की एक कला होती है कि वो जो देते हैं वो छप्पड़ फाड़ के सबको बताते हैं, और जब लेने की बात आती है वो छोटा सा एक प्रोविजन डाल देते हैं. अच्छा. तो ओवरऑल सरकार के बैलेंसेस एकदम क्लियर है कि भाई अगर हमें देना है तो हमें लेना भी पड़ेगा. तो ये इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है, तो उसी हिसाब से फाइनेंस मिनिस्टर ने एक्ट किया है. अच्छा, इनडायरेक्ट टेक्स में तो आप एक्सपर्ट છો, तो इनडायरेक्ट टेक्स में आ वखते શું प्रोविजन રાખવામાં આવ્યા છે? इनडायरेक्ट टैक्स में हमें लास्ट ईयर सर्विस टैक्स की नेगेटिव लिस्ट लेके आए थे. जी. हमारी बहुत सारी त्रुटियां थी उससे रिलेटेड कि हमें ये करेक्शन चाहिए, क्योंकि नया लॉ था. हम सोच रहे थे कि बहुत सारी चीजें सरकार सुनेगी, कि अगर बिल्डर्स एसोसिएशन कुछ कह रहा है या इंस्टीट्यूट कुछ कह रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो ये सही बातें हैं. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. इनडायरेक्ट टैक्स का बजट एकदम फ्लैट था. उन्होंने अगेन जैसे डायरेक्ट टैक्सेस में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को टारगेट किया था, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में भी जो लग्जरी कार्स हो गई या कुछ और चीजें हो गई जिन्हें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यूज करते हैं, उन पे उन्होंने कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है. और एक जो बढ़िया स्कीम लेके आए हैं, एक सर्विस टैक्स डिफॉल्टर स्कीम सरकार लेके आई है. जी. क्योंकि सरकार के पास जो आंकड़े हैं, 17 लाख लोग सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हैं एज अ सर्विस टैक्स असेसी, लेकिन 7 लाख लोग ही सिर्फ रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं या कंप्लाइंस दे रहे हैं. अच्छा. तो सरकार को ये चिंता है कि 10 लाख लोग मार्केट में सर्विसेज दे रहे हैं, पैसा भी कलेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन सरकार को पैसा मिल नहीं रहा है. तो इसको टारगेट करने के लिए एक डिफॉल्टर स्कीम लेके आए हैं. अच्छा. कि अगर 2007 से लेके 31 दिसंबर 2012 तक जिसने सर्विस टैक्स नहीं पे किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है. इन 5 सालों में अगर किसी ने टैक्स पे नहीं किया है, रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं,
तो नॉर्मली अगर आप सर्विस टैक्स के पेनल्टी और इंटरेस्ट प्रोविजंस देखेंगे तो वो लोग डर के मारे कभी सामने आ ही नहीं सकते, क्योंकि जितनी टैक्स है उतना इंटरेस्ट और पेनल्टी बन जाता है। इसलिए जो 3 साल से चोरी कर रहा है उसको लगता है कि मैं 1 साल और चोरी करूं, 2 साल और चोरी करूं, जब तक नहीं पकड़ा जाऊंगा तब तक चोरी करूंगा। बिल्कुल। अब ये प्रोविजन आया है तो मुझे लगता है कि काफी ऐसे लोग होंगे जो इसका फायदा उठाना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं चोरी आपकी पकड़ी जाती है। अच्छा, कौन सा प्रोविजन है? यानी कि ब्याज माफी दी गई है, क्या दिया? ब्याज और पेनल्टी दोनों माफ कर दी है। दोनों माफ कर दी है, लेकिन पैसा आपको 50% पैसा आपको 31 दिसंबर 2013 के पहले पे करना है। अच्छा। और बाकी 50% 30 जून 2014 के पहले पे करना है, तो आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। ઘણા લોકો એવું કહે છે કે કલ્યાણકારી જે યોજનાઓ છે તેની પાછળ ઘણા બધા રૂપિયા આપવામાં આવે છે। હવે ભારત દેશ છે, યોજનાઓ પાછળ રૂપિયા તો ઘણા આપવામાં આવે છે, પણ જો તેનો અમલ થાય અને વ્યવસ્થિત લોકો સુધી રૂપિયા પહોંચે તો બહુ સારી વાત છે, નહીં તો કૌભાંડો આવનારા દિવસોમાં બહાર આવશે। इस विषय में एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि सरकार एक आधार स्कीम लेके आई है, जिसके तहत उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड्स सारे इंडिविजुअल्स को दिए हैं। पायलट बेसिस पे मैसूर में सरकार ने स्कीम इम्प्लीमेंट की और सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने एक आंकड़ा दिया था कि 11 लाख लोगों को हमने डायरेक्ट कैश सब्सिडी उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये जो फिगर है ये बढ़ता जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट सब्सिडी मिलेगी। आप और मैं जो गैस का यूज करते हैं घर पे, हमें सब्सिडी मिल जाती है क्योंकि हमारी गैस की प्राइस कम होती है। अब सरकार क्या कहती है कि गैस आपको महंगी मिलेगी और जो बैलेंस डिफरेंस होगा 300-400 रुपए का, वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएगा। तो अब आधार स्कीम पे अगर सरकार का कंसेंसस और मेहनत इसी हिसाब से जारी रहती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कंसर्न आपने रेस किया था कि वाकई में क्या पैसा जाता है नीचे तक, वो कंसर्न शायद बिल्कुल। जो યોજનાનું અમલીકરણ કરવામાં આવે તો બહુ સારી વાત છે, અને જે ભારત જે દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે એક મજબૂત અર્થતંત્ર બનવા તરફ, તો બહુ સારી વાત કહેવાય, ફાયદો ગણાવી શકાય। પણ અત્યારનું જે આ બજેટ રજૂ કર્યું છે એમાં ખાસ જે ટેક્સની વાત કરવામાં આવે તો ટેક્સમાં એવા કોઈ પ્રોવિઝન રાખવામાં આવે છે કે જેથી કરદાતાઓ છટકી શકે, कर चोरी કરી શકે? जैसे अगर मैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करूं जहां पे बहुत बड़े लेवल पे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो इस बार टीडीएस का एक प्रोविजन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि घर, जमीन जब आप लेते हैं और 50 लाख से ऊपर उसकी वैल्यू होती है, तो 1% टीडीएस उस पर लेवी किया है। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि लोग अपने ट्रांजैक्शन की वैल्यू 50 लाख से कम रखना चाहें, क्योंकि वो ये नहीं चाहेंगे कि वो ट्रांजैक्शंस पे टीडीएस कटे और ट्रांजैक्शन सरकार को रिपोर्ट किया जाए। तो ये एक प्रोविजन है। दूसरा, हमारे यहाँ पे हम देखते हैं कि रियल एस्टेट के भाव बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। अहमदाबाद में अगर पहले हमें 10 लाख में जो चीज मिलती थी वो आज शायद 30-35 तक पहुंच गई है। तो इन्होंने हाई एंड जो घर होते हैं उनको अगेन टारगेट किया है, जो 1 करोड़ के ऊपर के वैल्यू के मकान है उन पे एक माइनर सर्विस टैक्स का रेट इन्होंने 3.09 से लेकर 3.7% बढ़ा दिया है। अच्छा। तो जो लोग अब महंगे मकान लेंगे उन्हें सर्विस टैक्स और देना पड़ेगा। अच्छा, तमिल जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार जब अपनी परफॉर्मेंस मॉनिटर करती है तो सरकार एक आंकड़ा लेके बैठती है, फिस्कल डेफिसिट। सरकार कहती है कि फिस्कल डेफिसिट को अगर कंट्रोल करेंगे तो महंगाई अपने आप कंट्रोल में आएगी। बिल्कुल। अब ये फिगर जो सरकार का इस बार आया है 5.5%, मेरे हिसाब से वो फिगर हायर साइड पे है और फिगर नो डाउट नेक्स्ट ईयर सरकार कम करना चाहती है। बिल्कुल। बट ये फिगर इतना हाई है इसलिए इस वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हमारे देश में नहीं हो पा रहा है। अगर हम ऑयल की बात करें, भारत पूरा का पूरा बाहर डिपेंडेंट है, तो डॉलर के प्राइसेस अगर आप देखेंगे तो 40 से लेके 57 रुपीस तक डॉलर चला गया। संदेश जी, ये बताइए कि जीडीपी ग्रोथ की बात करी जाए तो पिछले साल 7.6% उन्होंने लक्ष्य रखा था और अचीव हुआ 5%। इस बार 8% लक्ष्य रखा है। तो ये जो लक्ष्य रखा है, कह सकते हैं रिजल्ट कहां तक पहुंचेगा और इतना लक्ष्य रखने की जरूरत क्या है? पीएम साहब बोल रहे हैं कि ये बरोबर है, 8% रखना चाहिए, क्योंकि हर साल 1 करोड़ लोगों को नौकरी देनी है। तो अगर लोगों को जॉब देना है तो ये 8% तक जीडीपी ग्रोथ रखना जरूरी है। एक इंग्लिश में कहावत है कि एम एट द स्टार्स सो दैट यू एटलीस्ट फॉल ऑन द मून। चांद को देखो तो, सितारों को देखो तो एटलीस्ट चांद पे आके गिरोगे। तो सरकार का भी यही मानना है कि अगर 8% हम प्रोजेक्ट करते हैं, 8% के हिसाब से प्लानिंग करते हैं, तो एटलीस्ट 5% हम
एक्चुअली अचीव कर पाएंगे। બિલકુલ આરતીબેન તમે શું કહેશો, કારણ કે જે રીતના લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું હતું 7.6 ની જગ્યાએ જીડીપી ગ્રોથ આપણે 5 ઉપર આવીને અટકી ગયો, આ વખતે 8% વાત થાય છે। પીએમ સાહેબ કહી રહ્યા છે કે દર વર્ષે જો 1 કરોડ લોકોને નોકરી આપવી હોય તો આ બરોબર છે, પણ હવે 8% થઈ જાય સિદ્ધ તો બરોબર વાત છે, પણ એ નથી થવાનું અને લોકોને ખબર છે। ના, મેં જણાવ્યું એ રીતે મને બી એવું લાગે કે ટાર્ગેટ થોડું હાઈ રાખીએ તો ક્યાંક તો ફોલ થાય। અને એક વસ્તુ બીજી હું એમાં એડ એ પણ કરીશ કે ચિદમ્બરમ સાહેબનો એક એવું પ્રૂવન ટ્રેક રેકોર્ડ છે કે જે ધારે ને એ તો કરીને પહોંચી જ વળે છે, એટલે થોડુંક તો એની આજુબાજુમાં પહોંચાડી દેશે। કેવી રીતે પહોંચાડશે મને ને તમને ખબર નથી। ઘણા બધા રેકોર્ડ આ વખતે એમને તોડી દીધા, કારણ કે જયારે 8મી વખત રજૂ કર્યું, પણ જયારે બજેટ રજૂ કરતા હોય ત્યારે ફૂલ ગુલાબી તેજી શેર બજારમાં જોવા મળે। સાચી વાત છે। આ વખતે એવું કશું જોવા નથી મળ્યું। સામાન્ય માણસને ટાર્ગેટ એમનું બજેટ હોય છે, આ વખતે એ પણ આપણને જોવા નથી મળ્યું। હા, 1 લાખથી વધારે જે વસ્તીવાળા શહેરો છે એ લોકોને FM રેડિયો મળશે, એટલે ગીતો સાંભળો અને મજા કરો। અચ્છા, ઘણી બધી બાબત એવી છે કે જે પૂછવાનું મન થાય કે એમણે એક એવી જાહેરાત કરી કે જે સરકારી બેંકો છે એમની જેટલી પણ શાખાઓ છે ત્યાં એટીએમ મૂકવામાં આવશે, પણ સાથે સાથે એક એવો આંકડો છે આરતીબેન, બહુ મોટો આંકડો છે, 65% દેશની પબ્લિક બેંકમાં એકાઉન્ટ જ નથી। તો આ જે યોજનાઓ બહાર પાડે છે એ કેટલા ટકા તેને કહી શકાય કે એમને સંતોષ આપી શકાય નહીં, પણ ન્યાય આપી શકાય? આ ન્યાયિક કેટલી પ્રક્રિયા છે? કારણ કે પહેલા તો ગ્રાસરૂટ લેવલ ઉપરથી તમારે શરૂ કરવું પડશે, ત્યારબાદ તમે ઉપર જઈ શકશો। એના માટે એમણે જે અમુક યોજનાઓ બી કરી છે, જેમ કે નિર્ભયા ફંડ કર્યું ચાઇલ્ડ માટે, પછી વુમેન માટે બી બીજા ઘણા બધા ફંડ્સ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં બી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે ડિક્લેર કર્યું। અગર એ જે ડિક્લેર કરી એ બધી યોજનાઓ અગર ખરેખર ચાલશે અને ખરેખર એ ફળીભૂત થશે તો એવું લાગે છે કે ઇલિટરસી થોડી તો ઇરેડિકેટ થશે જ નીચેના લેવલ પર, કે ભાઈ ગામડાઓમાં। અને હું તો એમ કહું કે પર્ટિક્યુલરલી અગર ગુજરાતની વાત કરીએ તો આપણે તો મોદી સાહેબ ની અંદર એમ કહેવાય કે આપણું તો લિટરેસી રેટ જ કેટલો સારો। बिल्कुल आरती समय हो आपने रोकेश संदेश जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन कि क्या ये जो बजट है वो ग्रास रूट लेवल पे काम करेगा या फिर आपने बताया उस तरह चांद के सपने ही दिखाएगा? देखिए, हम एक्सपेक्ट करते हैं दैट इंडिया के बारे में हर कोई पॉजिटिव बात करता है जी, तो फाइनेंस मिनिस्टर का जो ड्रीम है एक फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड या कंट्री की जीडीपी से रिलेटेड, हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ड्रीम डेफिनेटली अचीव होगा। फाइनेंस मिनिस्टर की प्लानिंग बढ़िया है, फाइनेंस मिनिस्टर का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, और ऐसा बोला जाता है कि फाइनेंस मिनिस्टर कोई भी हो, कंट्री प्रोग्रेस के मार्ग पर चल ही रही है। બિલકુલ, થેન્ક યુ વેરી મચ। તો દર્શક મિત્રો, આથી બજેટ 2013 સામાન્ય બજેટ વિશેની ચર્ચાઓ, ઘણા બધા એવા પોઈન્ટ્સ હતા કે લોકોને ખબર નહોતી પડતી, પરંતુ અમારા જે 2 એક્સપર્ટ અત્યારે અમારા 2 મહેમાનો આવ્યા તેમના દ્વારા ઘણા બધા દર્શક મિત્રોને ખબર પડી હશે કે ખરેખર બજેટમાં શું છે। ઘણા લોકો માની રહ્યા છે કે ખરેખર નીરસ બજેટ રહ્યું છે આ વખતે, પણ હા, જો દેશના અર્થતંત્રને મજબૂત કરવું પડશે તો આવા બજેટ પણ રજૂ કરવા પડશે, કારણ કે આગળના દિવસોમાં આ બજેટ ચોક્કસથી આપણને કામ આવવાનું છે। વેલ, આ ચર્ચામાં ભાગ લેવા માટે સંદેશજી, આરતીબેન, આપ બંને અમારા મહેમાન બન્યા તે બદલ આપ બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર। તો દર્શક મિત્રો, આવતીકાલે ફરી મળીશું એક નવા વિષય સાથે, ત્યાં સુધી રજા આપશો, નમસ્કાર।